बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुलन एयाज और आज हम चैप्टर 7 में स्टूडेंट्स टॉपिक स्टडी करेंगे हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन को स्टडी करने से पहले स्टूडेंट्स हम कुछ बातें जो है वो रिवाइज कर लेते हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में कि हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि हर रिएक्शन की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है दैट इज स्पेसिफिक, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, और जब वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में मौजूद हों तो रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज आता है, एंथैल्पी चेंज आता है, दैट विल बी स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक डेल्टा एच फॉर एनी रिएक्शन। दूसरी बात स्टूडेंट्स, इस एंथैल्पी चेंज को मेजर करने के लिए हमने देखा था कि हम दो तरह की इंस्ट्रूमेंट्स या वेसल्स इस्तेमाल करते हैं, दैट वाज ग्लास कैलोरीमीटर and the second was bomb calorimeter। जी, बॉम्ब कैलोरीमीटर जो था वो स्पेसिफिक था फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच सी, यानी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ अ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, जब साइंटिस्ट ने कुछ रिएक्शंस की जो एंथैल्पी चेंजेस कैलकुलेट की तो साथ ही साथ उन्होंने ऐसे रिएक्शंस भी देखे जो एक तो सिंगल स्टेप में पॉसिबल नहीं थे, दूसरा उनकी ग्लास कैलोरीमीटर या बॉम्ब कैलोरीमीटर के जरिए जो है एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था। एग्जांपल से देखते हैं, कार्बन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन की सिंगल स्टेप में एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है थ्रू ग्लास कैलोरीमीटर, ठीक है। हम इस रिएक्शन की डायरेक्टली जो है एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप में पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम एक और रिएक्शन देखें कि एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब इन एलिमेंट्स की कंबस्शन होगी और इनके ऑक्साइड्स बनेंगे तो स्टूडेंट्स आप क्या कहते हैं कि ये कंबस्शन रिएक्शन है। तो कंबस्शन रिएक्शन तो हमने कहा था कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम इनको मेजर अप कर सकते हैं, इनकी एंथैल्पी चेंज को, डेल्टा एच सी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या इन रिएक्शंस की भी हम डेल्टा एच सी को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, आंसर इज नो। डेल्टा एच सी जो है वो हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से मेजर नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है कि स्टूडेंट्स, होता क्या है कि एल्यूमिनियम या बोरोन जब हम इन्हें एज अ फ्यूल बॉम्ब कैलोरीमीटर में लेते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो इन ऑक्साइड्स की एक लेयर जो होती है एलिमेंट के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। अगर ये जो सैंपल फ्यूल है दैट इज ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर एज अ प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी, जिसकी वजह से फर्दर जो एल्यूमिनियम एलिमेंट है वो रिएक्ट नहीं कर सकता। तो इट्स मीन कि एल्यूमिनियम की बॉम्ब कैलोरीमीटर में कंप्लीट कंबस्शन नहीं होगी। स्टूडेंट्स, हम डेल्टा एच सी बॉम्ब कैलोरीमीटर में किस तरह से मेजर करते थे? जब कंबस्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती थी, फ्यूल जो था वो कंप्लीटली, सैंपल फ्यूल जो हम लेते थे, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो जब कंप्लीटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होता था तो जो हीट इवॉल्व होती थी हम उसको कहते थे दैट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा सैंपल ही कंप्लीटली बर्न नहीं होता, तो इस वजह से हम जो है बॉम्ब कैलोरीमीटर के थ्रू इसकी डेल्टा एच कंबस्शन जो है वो मेजर अप नहीं कर सकते। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब एक और रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ, दैट इज कार्बन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बने। अब स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में भी हम डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। उसकी क्या वजह है कि स्टूडेंट्स, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, तो इस वजह से डायरेक्ट जो है इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जब ये प्रॉब्लम साइंटिस्ट के सामने आई तो वो एक सोच में पड़ गए कि हम फिर इस तरह की रिएक्शंस की एंथैल्पी चेंजेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने फिर एक मेथड सोचा कि हम अगर डायरेक्टली इन जो रिएक्शंस हैं इनकी एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट नहीं कर सकते
तो उन्होंने इनडायरेक्ट रूट्स देखे कि इनडायरेक्ट वेज में कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हमें फर्दर मिल सकता है और उस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट करना पॉसिबल क्या है या नहीं। 1840 में रशियन केमिस्ट जर्मन हेनरी हेस, स्टूडेंट्स इस साइंटिस्ट ने एक लॉ पेश किया जिसको हम कहते हैं हेज़िस लॉ, ठीक है, ये इसके नाम पे ही ये लॉ रखा गया। इसने ये लॉ उन रिएक्शंस की एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए पेश किया था जो कि डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है उनकी एंथैल्पीज को कैलकुलेट करना थ्रू ब्लास्ट कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो हम देखते हैं कि ये लॉ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, हम इसको डिफाइन करते हैं। अ केमिकल change that occurs through several different routes, वो आपसे कह रहा है कि एक केमिकल चेंज है। फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि A जो है A रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू D, ये एक केमिकल चेंज आया है, ठीक है। अब उसने कहा ये केमिकल चेंज डिफरेंट रूट से आ सकता है, मतलब कि A जो है वो पहले B में कन्वर्ट होता, B जो है वो फर्दर C में कन्वर्ट होता और C जो है वो फर्दर D में कन्वर्ट होता, ठीक है। तो एक रूट ये था कि A इज कन्वर्टेड इनटू D डायरेक्टली, दैट वाज रूट A। और फिर दूसरा रूट हमने कौन सा फॉलो अप किया जिसके अंदर फर्दर 2 स्टेप्स और थे कि A पहले B में कन्वर्ट हुआ, B फिर C में और C जो है फिर D प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो ये दूसरा रूट था, यानी एक केमिकल चेंज यहाँ पे भी A जो है वो D में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे भी जो इनिशियल प्रोडक्ट इनिशियल रिएक्टेंट A है और फाइनल जो चेंज आया है दैट इज द प्रोडक्ट D, ठीक है। तो वो आपसे क्या कह रहा है, केमिकल चेंज दैट अकर्स थ्रू सेवरल डिफरेंट रूट्स, द overall energy change is same regardless of the route adopted for that change। और यहां पर कंडीशंस क्या हैं, प्रोवाइडेड दैट इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर सेम। जी दोबारा से देखेंगे, ये सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा था, द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज सेम रिगार्डलेस ऑफ द रूट अडॉप्टेड फॉर दैट चेंज। वो कह रहे हैं कि ओवरऑल एनर्जी चेंज रूट ए और रूट बी में दोनों में सेम होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर रूट ए में एनर्जी चेंज हमारे पास डेल्टा एच आता है और दूसरे रूट में क्योंकि यहाँ पर फर्दर स्टेप्स हैं तो डेल्टा एच वन एक एंथैल्पी चेंज आया, दूसरा एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच टू आया और तीसरा एंथैल्पी चेंज क्या आया, डेल्टा एच थ्री आया। तो वो आपसे कह रहे हैं कि दोनों रूट्स में जो एनर्जी चेंज होगा वो इक्वल होगा। इट्स मीन कि डेल्टा एच विल बी इक्वल टू सेकेंड रूट के इससे डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमने रूट ए की अगर एनर्जी को देखा, ये रूट ए की एनर्जी थी या हीट थी दैट इज इवॉल्व, और ये रूट बी की एनर्जी थी या हीट थी दैट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दैट केमिकल चेंज। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, दैट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। तो स्टूडेंट्स हम इस लॉ से इस चीज को भी प्रूव कर सकते हैं कि एंथैल्पी दैट इज अ स्टेट फंक्शन। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट के लेक्चर्स में देखा था कि स्टेट फंक्शंस हम उन्हें कहते हैं दैट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। तो आपने भी यहाँ पर देखा
कि रूट ए से जाते हुए भी जो एंथैल्पी चेंज था वो इक्वल था रूट बी की तरफ, ठीक है। ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी जो ओवरऑल एनर्जी थी दैट इज इक्वल टू द रूट ए। इट्स मीन कि एंथैल्पी चेंजेस जो हैं वो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करती हैं, वो रूट पे डिपेंड नहीं कर रही। एंथैल्पी जो है वो सिर्फ इसी चीज से इफेक्ट करी कि ए जो है वो डी में ही कन्वर्ट हुआ है ना, हमने जो है वो सी पर आके रिएक्शन तो नहीं रोका ना। इनिशियल और फाइनल जो हमारे रिएक्टेंट्स थे वो क्या थे, सॉरी इनिशियल रिएक्टेंट एंड फाइनल प्रोडक्ट्स हमारी दोनों रूट्स में सेम थी। तो इट्स मीन के एंथैल्पी that only depends upon the initial and final conditions that do not depends upon the path followed। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, enthalpy is a state function, ठीक है। ये भी हेज़ेस लॉ से प्रूव हुआ। स्टूडेंट्स दूसरी बात कि अब यहाँ पर देखेंगे एक पूरा एनर्जी साइकिल बना है। तो एनर्जी साइकिल में अगर हम तमाम एंथैल्पीज को एड अप करें, सम अप करें, तो उसका सम किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आएगा। अब इससे क्या मुराद है कि सम ऑफ ऑल द एंथैल्पीज इन अ एनर्जी साइकिल, ये एंथैल्पी किसकी है, साइकिल की। एनर्जी साइकिल कौन सा है, लाइक दिस कि A इज कन्वर्टेड इनटू D और D जो है वो फर्दर कन्वर्ट होगा C में, C जो है रिवर्स कन्वर्ट होगा B में और B जो है वो वापस हमारे इनिशियल रिएक्टेंट A पर आ जाएगा। तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। तो हम कहेंगे कि जब ये पूरा साइकिल जो है इसकी हम डेल्टा H जो है सम अप करेंगे तो वो 0 के इक्वल आती है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स अगर ये मैं ग्राफ आपको दिखाऊं कि यहाँ से हमारा A रिएक्टेंट जो है रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जब ये D में कन्वर्ट हुआ तो कुछ एनर्जी जो है वो सिस्टम में से रिलीज हुई, लेकिन जब हमने D से B की तरफ आते हुए फिर C की तरफ आए हैं और फिर वापस A की तरफ आए हैं, तो स्टूडेंट्स क्या हुआ है कि जो एनर्जी रिलीज हुई थी ड्यूरिंग A टू D वो वापस आते हुए एनर्जी जो है सिस्टम में एड अप होगी। तो जितनी रिलीज हुई थी उतनी एड अप होगी, तो टोटल सम जो है हम उसी जो आप कह लेंगे टोटल जो एंथैल्पी चेंज था वो 0 हो गया कि हम जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज था हम वापस उसी पॉइंट पे आ गए हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी दैट विल बी 0 इन द केस ऑफ एनर्जी साइकिल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस सारे कॉन्सेप्ट को हम फर्दर एग्जांपल्स के साथ समझते हैं और देखते हैं कि हेज़ेस लॉ की ये इक्वेशन हम कैसे फॉलो अप कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम एग्जांपल हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बनने के लिए हमारे पास क्या रिएक्शन आएगा, 2 moles of sodium hydroxide reacts with carbon dioxide to form sodium carbonate and water। ये ओके हो गया, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। स्टूडेंट्स अब हम अगर इसका एनर्जी साइकिल ड्रॉ करें, ठीक है, या एनर्जी ट्रायंगल ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये तो एक रूट हो गया, डायरेक्ट रूट हो गया। अब इनडायरेक्ट रूट देखते हैं कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इस तरह से। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये फर्दर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो इट्स मीन कि एक ये जो स्टेप था जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया, यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज आएगा डेल्टा H 1 होगा। और ये इस स्टेप में जहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है ये डेल्टा H2 होगा। और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो ये डेल्टा H होगा। तो यहाँ पर हमने देखना है कि हेज़ेस लॉ किस तरह से हमें बताता है कि एंथैल्पी चेंज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, यानी जितना एंथैल्पी चेंज डायरेक्ट स्टेप में होगा उतना ही एंथैल्पी चेंज ये सेवरल स्टेप्स को जब हम फॉलो अप करेंगे तो होगा। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं हमारे पास, फर्स्ट स्टेप दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड reacts with carbon dioxide and it will form
सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस दौरान डेल्टा H1 इज इक्वल टू -48.06। ठीक है, ये हमारे पास किलो जॉल इसका यूनिट होगा, ये एनर्जी आएगी। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आता है? सेकेंड स्टेप, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है that will react with another mole of sodium hydroxide and it will produce sodium carbonate plus water। इस रिएक्शन के दौरान जो स्टूडेंट्स हमारे पास एंथैल्पी चेंज आया दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू -41.02 किलो जॉल। ये एनर्जी चेंज आया, और जो सिंगल स्टेप था इसकी एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या थी? डेल्टा H इज इक्वल टू -89.08 किलो जॉल। ये एनर्जी थी सिंगल स्टेप की। अब हेजिस लॉ से हम देखते हैं कि कैसे प्रूव होता है कि दोनों साइड्स इक्वल होंगी। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा H की वैल्यू क्या है? दैट इज -89.08 किलो जॉल, और यहाँ पर डेल्टा H1 की वैल्यू क्या है? -48.06, और डेल्टा H2 की वैल्यू क्या है? -41.02। स्टूडेंट्स, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -89.08। दैट इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो आपने देखा कि ये दोनों साइड्स जो एंथैल्पी चेंज है वो इक्वल हो गया। यहाँ पर हेजिस लॉ है, हमने इसको प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हेजिस लॉ हम इस तरह के रिएक्शंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्टार्ट में हमने एग्जांपल दी थी कि कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, इस रिएक्शन की हम जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम इनडायरेक्ट वे में देखेंगे कि किस तरह से हेजिस लॉ को यूज करते हुए हम उसकी एंथैल्पी चेंज जो है कैलकुलेट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो हम ग्रेफाइट की फॉर्म में ले रहे हैं, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, और इसकी स्टूडेंट एंथैल्पी चेंज डेल्टा H इज इक्वल टू -393 किलो जॉल पर मोल है, हमें मालूम है। अब स्टूडेंट्स, यही चेंज जो है अगर हम डिफरेंट रूट से देखें तो कार्बन अगर हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फर्दर हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना देगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एरो इसका इस तरफ जाएगा, लाइन हम थोड़ी सी स्ट्रेट कर लेते हैं, तो ये हमारा एनर्जी ट्रायंगल बन गया। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टारगेट है इज टू डिटरमिन द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, ये हम डायरेक्ट मेथड से इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज नहीं कैलकुलेट कर सकते। हमारे पास स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी भी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू मौजूद है। ये क्या होगी? दैट इज डेल्टा H1 हो जाएगा, ये डेल्टा H2 हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, और ये सिंगल स्टेप था। तो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट स्टेप देख सकते हैं। कार्बन रिएक्ट्स विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी डेल्टा H1 जो है हमें मालूम नहीं है, ये हमने निकालनी है। और सेकंड स्टेप क्या है? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये डेल्टा H2 हमें मालूम है, दैट इज -283 किलो जॉल पर मोल। तो स्टूडेंट्स, हम हेजिस लॉ को यूज करते हुए डेल्टा H1 कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? सिंपल, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो अगर हम रीअरेंज कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला? डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा H2।
वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, -393, और यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एच 2 की वैल्यू क्या है, -283, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी -110 किलो जूल पर मोल। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन की एंथैल्पी जो है हम नहीं जानते तो हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए हेज़ेस लॉ अप्लाई करेंगे और हम इस तरह से जो है उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जो है कैलकुलेट कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि हेज़ेस लॉ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि हम ऐसी रिएक्शंस की एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं जो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, यानी कि डायरेक्टली उनकी एंथैल्पी चेंजेस को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इवन के लेटिस एनर्जी जो है वो भी आयनिक कंपाउंड की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं दैट इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ हेज़ेस लॉ। हेज़ेस लॉ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज बॉर्न-हैबर साइकिल, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। बॉर्न-हैबर साइकिल में बेसिकली हम आयनिक कंपाउंड्स की जो है वो लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, हेज़ेस लॉ ने हमें ये भी प्रूव किया कि एंथैल्पी दैट इज अ स्टेट फंक्शन दैट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे सिर्फ ये चेंज डिपेंड करता है, रूट पे डिपेंड नहीं करता। जिस मर्जी रूट से आप केमिकल चेंज को फॉलो अप करें, ओवरऑल जो एंथैल्पी चेंज जो होगा दैट विल बी इक्वल। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमने एनर्जी साइकिल में भी देखा कि अगर हम एक किसी कंपाउंड का या किसी रिएक्शन का एनर्जी साइकिल में एंथैल्पी चेंज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंथैल्पी चेंज इन अ साइकिल दैट इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या इंडिकेट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितनी एनर्जी एक सिंगल स्टेप में सिस्टम में से रिलीज हुई, उतनी ही एनर्जी वापस एड अप होगी जब हम दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर आए। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।